हर राज्य में अलग अलग व्यक्ति है। आप विजय क्यों नहीं मानिएगा, केजरीवाल क्यों मानिएगा? बांकीपुर चुनाव के जरिए प्रशांत किशोर का जो रिवाइवल हुआ है, मैं रिवाइवल इसलिए कर रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। 4% वोट उनको मिला था और एक भी सीट नहीं मिली थी, और बांकीपुर में भी उनका नतीजा देख लीजिए कितने वोट थे उनकी पार्टी के। लेकिन इस बार एक तो बीजेपी कैंडिडेट से नाराजगी, और दूसरा उनको लोगों को लगा कि इन मुद्दों पर वोट अगर करेंगे तो हो सकता है एक नया विकल्प बने बिहार में। प्रशांत किशोर की जिस तरह की जीत सामने आई है, ये बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग होगा। अलार्मिंग इसलिए होगा कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो नहीं, जनता के मन में क्या है आपको लास्ट मिनट तक पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी बहुत कमज़ोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी, और उनको पता है कि यदि सम्राट चौधरी पर वार करेंगे तो हमें उसकी सिंपैथी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी इसीलिए सम्राट पे वार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक रुख जो है वो बदल जा रहा है, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हो चुका है। अब लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और उस सुगबुगाहट की वजह को पहचान के इनको उसके ऊपर काम करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो ये एक टेस्ट केस की तरह आगे जाके लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें मैग्नीफाई होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी को डेंट कर दतिया में जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और वो कांग्रेस की जीत से ज्यादा भाजपा की हार है, और इसीलिए उसकी उसी तरह की समीक्षा भाजपा में होनी चाहिए, हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कि ठीक है वो तो कांग्रेस की ही सीट थी और अब क्या हो गया, हार गए तो हार गए मानकर आगे चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। फिर वो वैसी कांग्रेस हो जाएगी जहां पर कितने भी मैच हार जाओ, कितना भी कुछ हार जाओ, ना कप्तान बदलता है, ना उपकप्तान बदलता है, ना टीम बदलती है, ना बॉलर बदलता है, ना बैट्समैन बदलता है। अगर भाजपा इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो चिंता का विषय भाजपा के लिए होगा। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करेंगे। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, मिहिर रंजन जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हफ्ते 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए। 2 सीटों की खूब चर्चा हुई। चर्चा इस कदर कि कहा जाने लगा कि भारतीय राजनीति और जो प्रमुख दल हैं वो उस परिणाम से प्रभावित हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया, ये 2 सीटें जो कि खूब चर्चा में रहीं उनके रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि कहानी यहाँ बदलती दिखाई पड़ी। पीके प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से अब वो माननीय बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छी खासी जीत, लगभग 19-20 हज़ार वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। ये उपचुनाव के जो परिणाम हैं ये संगठन में बदलाव के संकेत देते हैं, या फिर सिर्फ क्षेत्रीय नाराजगी या स्थानीय जो लोकल मुद्दे थे सिर्फ उनसे जुड़ा हुआ ये परिणाम दिखा? क्या कहानी उपचुनाव की है, इसी पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 2 हिस्सों में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले हिस्से में उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर बात होगी, और दूसरे हिस्से में प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा करेंगे। शुरुआत पीयूष जी से करते हैं। प्रथम चेयर पर आज वो बैठे हुए हैं। सर, जो ये परिणाम आए, ये क्या स्थानीय मुद्दे हैं या जो लोकल इश्यूज थे सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द आप देखते हैं, यानी ये जो परिणाम है ये सिर्फ फुल्ली स्थानीय चुनाव की तरफ देखते हैं, या फिर इसकी कहानी कुछ और? नहीं, देखिए, अगर हम देखें तो मतलब एक स्थानीय जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं हावी थे। आप चाहे दतिया वाला ले लीजिए या आप बिहार वाला ले लीजिए आप, तो वहाँ पे दूसरा एक लोकल मुद्दे के अलावा कि वहाँ पे एक कहीं न कहीं जो है कि एक बदलाव की जो एक वो इच्छा थी लोगों की, क्योंकि वो हालांकि उपचुनाव में ही हमने देखा जाता जो सरकारें होती हैं राज्य में, जो पार्टी होती है, इसीलिए तो चर्चा उसी का कैंडिडेट जो है वो जीतता हुआ दिखाई देता है, जीतता भी रहा है। लेकिन यहाँ इस बार दोनों ही उपचुनाव में जो है हमने देखा, गुजरात छोड़ दें, गुजरात में तो वही रहा जैसा कि उम्मीद थी, मध्य प्रदेश और बिहार दोनों में ये चेंज हुआ। मतलब जो सत्ता में पार्टी है उसके खिलाफ जो है जो दूसरी पार्टी है उसका कैंडिडेट जीता। हालांकि दतिया वाला तो वो था कि कांग्रेस का ही अपनी सीट थी वो, और कांग्रेस ने उसको रिटेन किया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया था वो, और चुनाव भी और सीट भी, तो वो कहीं ना कहीं भीतरघात और दोनों में ही हुआ है भीतरघात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचने की का भी विषय है
कि जो उसका एक ऑरा था, जो उसका एक प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी जो है एक कलह जो धीरे धीरे पनप रही है वो, और अब वो जो बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई ये होगा तो यही होगा, वो स्थिति हमने वहाँ ये भी देखा, वहाँ पे बांकीपुर में भी जो वही स्थिति बनी। इतना कमज़ोर कैंडिडेट उन्होंने रखा, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हीं के कैंडिडेट दोनों बार पहले आया, उसको हटाया गया, दूसरे को लाया गया। वो पीके के सामने काफ़ी कमज़ोर थे। और पीके ने देखिए जो विधानसभा चुनाव था उस टाइम में जो पूरा का पूरा एक दौरा किया था बिहार का पूरा, और अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए एक वहाँ पे एक उन्होंने एक माहौल तैयार किया था। हालांकि उस सफलता उनको मिली नहीं थी उस समय, लेकिन पीके चूँकि चुनाव नहीं लड़ते, अगर वो चुनाव लड़ते शायद स्थिति दूसरी बनती, लेकिन इस बार वो खुद ही कैंडिडेट थे और वहाँ पे स्थिति आरजेडी भी बड़ी कमज़ोर वहाँ पे दिखाई दी। उसने उस तरह से कैंपेन भी नहीं किया, और कहीं ना कहीं जो लगता है कि वो जो जितने वोट थे वो शिफ्ट हुए हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की। अगर आप कहें तो ये भी वो उनमें एक ये बात चल रही है कि साहब वहाँ पे एक लॉबी थी जो सम्राट चौधरी को जो है, खासकर देखिए विजय सिन्हा जो हैं वो चाहते थे कि उनको शायद वो उम्मीद भी थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो तब से वो नाराज़ चल रहे हैं। तो ये भी है कि वहाँ विजय सिन्हा की भी एक लॉबी है जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती, और पीके ने जिस तरह से पूरा जो है अपना कैंपेन चलाया था सम्राट चौधरी के खिलाफ शुरू से ही कि छठी पास, और जिस तरह से जो है कि ये आपराधिक मामले और तमाम तरह के टारगेट पर वही थे, आरोप लगाए, वही टारगेट पे थे, और अंत में वही हुआ। कहीं ना कहीं जनता को ये समझ में आया कि हाँ भाई और देखिए हुए भी उस तरह के, जिस तरह से आप भरत तिवारी वाला मामला था, तो ये सब तमाम लोकल इश्यूज अगर आप बात तो भरत तिवारी का मामला बहुत था, और तो ब्राह्मणों के जो ट्रेडिशनल वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे वो कहीं छिटके इस मुद्दे को लेके, भरत तिवारी वाले को लेके, और उसको पीके ने काफ़ी भुनाने की कोशिश करी, और पीके ने काफ़ी काम भी वहाँ पे किया, पूरे ग्रास रूट लेवल तक जो है उसने अपने वर्कर्स को लगाया था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सीट थी पिछले लगभग 3 दशक से, वो सीट, और वो भी जो पार्टी अध्यक्ष है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ उनके पिताजी, फिर उसके बाद वो लगातार रहे, तो वो चले जाना विपक्ष के पास और वो भी पीके के पास चले जाना, तो ये जो है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है परिणाम रहा है, और ये एक इंडिकेशन कुछ न कुछ तो देता है कि चीज़ें अब बदल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक रुख जो है वो बदल जा रहा है, और अब उनको लग रहा है कि नहीं अब बहुत हो चुका है, अब कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति अगर आता है सामने, अगर वो विकल्प देने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि ये उसके खिलाफ जो है लोग जाते हैं और उसके समर्थन में लोग आते हैं, यही हमने देखा। और दूसरा एक बात और महत्वपूर्ण है प्रतीक्षा जी इसमें कि जो अपर कास्ट वोट जो ट्रेडिशनली जो है, और जो है आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, कायस्थों वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपर कास्ट वोट काफ़ी है यहाँ पे, तो वो ब्राह्मण वोट भी अब चूँकि पीके खुद भी पांडे हैं, उनका सरनेम जो है ब्राह्मण से आते हैं, तो वो एक ब्राह्मण वोट जो है खिसकते हुए दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। अब उनको एक विकल्प दिख रहा है, अभी तक ये था कि विकल्प नहीं दिख रहा था उनको, तो वो आरजेडी के पक्ष में नहीं थे कभी भी, चूँकि उनका जो समीकरण था एमवाई का, तो उसकी वजह से वो, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि नहीं हम इस तरफ जा सकते हैं, तो वो शिफ्ट हुए हैं, एक अच्छे नंबर में शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है एक बदलाव, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन उपचुनावों में, चाहे आप दतिया का ले लीजिए, चाहे आप जहाँ ले लीजिए। मीर सर, 90% हमने देखा है कि जब भी जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शंस में, उपचुनाव में, उन्हीं की वो सीट निकल ही जाती है, लेकिन ये दोनों ही, मतलब मुझे लगता है भारतीय राजनीति में भी 3-4 ही उदाहरण ऐसे होंगे जो कि सरकार रहते हुए कहीं इलेक्शन चले गए हों। ये दोनों इलेक्शन क्या को बीजेपी को संगठनात्मक स्तर पर थोड़ा और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए संदेश देते दिख रहे हैं क्या? प्रतीक्षा, अभी आपने 2 इलेक्शन की बात की ना, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि अब की बारी जब बिहार में चुनाव हो रहे थे और पीके लड़े नहीं, तो ये था कि लड़ना चाहिए था, मैसेज कुछ और जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव में लड़ने के बाद, एक तो लड़ने का फैसला और फिर लड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है, उसका जो मैसेजिंग है, उसका जो आप कह लीजिए कि नैरेटिव और जो परसेप्शन है, वो कहीं लार्जर हो सकता है, हो इसलिए सकता है कि मैं पीछे के 2 बड़े चुनाव आपको मैं याद दिलाता हूँ। 75 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, 75 से पहले 74 में जबलपुर में एक उपचुनाव हुआ, वहाँ पे कांग्रेस के थे गोविंद दास जी, उनका देहांत होता है,
और उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कौन लड़ता है? तो शरद यादव जेल में बंद थे, जेपी और बाकी लोगों का समर्थन मिला, शरद यादव उनके खिलाफ खड़े हुए और शरद यादव की जीत हासिल हुई। वो एक बाई इलेक्शन था, एक सीट से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन उस बाई इलेक्शन के रिजल्ट का आप पल्स समझिए कि उस टाइम पर कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा वहां से लड़ता है, कांग्रेस हार जाती है। रेस्ट हिस्ट्री है। शरद यादव उसके बाद उस टाइम पे 26-27 साल के थे, वहां से कहां तक का सफर उन्होंने तय किया वो देश जानता है। आगे बढ़िए, 20-25 साल का लीप लीजिए, पहुंच जाइए 88 में। राजीव गांधी 84 में किस बहुमत से आए थे हर कोई जानता था। इलाहाबाद सीट से अमिताभ बच्चन को उन्होंने उतारा और हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया गया। हार गए इतने बड़े नेता। उसके बाद बोफोर्स कांड हुआ और बोफोर्स कांड के बाद अमिताभ ने कहा कि मैं हट जाता हूं राजनीति से, उन्होंने इस्तीफा दिया। वहां पे बाई इलेक्शन हुए तो लड़ा कौन? वीपी सिंह, और वीपी सिंह के अगेंस्ट में कौन थे? तो सुनील शास्त्री थे, जो भी अपने आप में बड़े नेता थे। वहां पर भी वीपी जीत गए, जो आप सरकार की बात करते जिसकी सरकार होती उसी का वीपी जीत गए, सुनील शास्त्री हार गए। फिर आगे क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो कई बारी कुछ जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसको एक सीट या सरकार की नहीं उसको जनता के पल्स के हिसाब से समझिए कि जनता के दिल में दिमाग में क्या है, वो उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है। बिहार में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए और ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाला है कि अभी आपको विधानसभा चुनाव जीते ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत जल्दी जीते। उसके बाद उस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है जो आपका गढ़ है, 30 साल से हारे नहीं, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट की सीट है वो। उसके बावजूद आप हार जाते और हारे नहीं है, बुरी तरीके से हारे। तो इसका मतलब या तो जनता के बारे में आपका जो असेसमेंट था वो गलत था, या आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे इसलिए मारे गए। तो दोनों ही चीज, ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी पार्टी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी के लिए तो नहीं कह सकते। जब ऐसे ऊपर से कहने के लिए जो भी जनता के बीच में कह दे, नेताओं को भी अपना पता थोड़ा बहुत होता है कि भाई वहां पे हो क्या रहा है। दूसरा क्या है कि जो प्रशांत किशोर ने इस बार इस चुनाव में, जो मेरे पास जो जानकारी है वो बड़ी अहम है। अब तक प्रशांत किशोर की जो पहचान है, जो काम वो करते रहे, वो रणनीतिकार के तौर पर दूसरी पार्टियों को जिताते रहे। और ये जो जिताने का काम, जब उन्होंने अपना भी जो चुनाव लड़ा उसमें पैसे का रोल बहुत ज़्यादा था। चाहे वो छोटे छोटे यूट्यूबर से लेके, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, कितने वहां पे माइक रखे थे। हकीकत ये है कि पैसे दिए गए थे लोगों को, 500, 1000, 2000, 5000 लोग आते थे और आपको लगता था कि बहुत बड़ा जनसैलाब है। जो रियलिटी थी वो चुनाव के नतीजों के बाद। अब की बारी मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने जो पेड कार्यकर्ताओं से जो काम कराते थे उसके बदले वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो कि मिथिलांचल में 1-2 संगठन चलाते थे, वो ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते थे और उन्होंने बांकीपुर में प्रशांत किशोर के लिए काम किया है। नतीजा सामने है। यानी कि राजनीति के मैदान में आप सिर्फ जो वो पेड प्रमोशन या पैसे से बनाए गए कार्यकर्ताओं के बूते को छोड़ के जब आपके पास जमीनी कार्यकर्ता होते हैं तो नतीजा कुछ और हो सकता है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर को देखिए अभी से ही इंडिया अलायंस पकड़ने की तैयारी में कि हमारे साथ आ जाए, एक माहौल बन जाए। तो बीजेपी के लिए देखिए आगे क्या होगा, हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। अभी 27-29 में बहुत वक्त है, लेकिन प्रशांत किशोर की जिस तरह की जीत सामने आई है ये बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग होगा। अलार्मिंग इसलिए होगा कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो नहीं, जनता के मन में क्या है आपको लास्ट मिनट तक पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है और उसमें घी डालने का काम आपको छोटे छोटे मुद्दे करते हैं। ठीक पहले सीजीआई का प्रोटेस्ट हुआ तो आपने देख लिया, सीजीआई क्या गलत कहे, सीजेपी का उसका प्रोटेस्ट हुआ। उससे पहले आपका चढ़ावा चोरी उस टाइम पे पीछे हट गया तो तात्कालिक मुद्दा था। तो ऐसे तात्कालिक मुद्दे कभी भी आ सकते हैं। और भरत तिवारी ने तो वैसे भी वो मुद्दा देखिए पटना वटना बाकी वो मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, वहां पर इस तरह की चीजें जो हो जाती हैं कि कहीं पे एक मर्डर हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, ये चीजें इतना ज्यादा इम्पैक्ट एक सीट के बाय इलेक्शन को करने के लिए नहीं होती। और मेरा मानना है बिहार में आप कोई भी मुद्दा उठा के डाल दो और आग लगा दो, जात से आगे पीछे कुछ नहीं जाता। अगर सेंटिमेंट, अगर ये भरोसा और ये अगर हो जाए कि ये आदमी जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया ये ठीक नहीं है तो आप लगा लो जो मुद्दा लगाना है, या ये इसको जो दिया है जिसको कमान ये ठीक नहीं है, बिहार की जनता कुछ और ही सोचती है। इसीलिए बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छा है कि बहुत पहले ही ये नतीजा आया है, तो उनके लिए वक्त रहते चेतने का बहुत अच्छा मौका है। पूर्णिमा मैम, इस वक्त जिस तरीके से INDIA गठबंधन की बात हो रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर ये कर रहे हैं, ये जो बाय इलेक्शंस आए नो डाउट कि उससे थोड़ा सा विपक्ष मजबूत होता दिख रहा है। अभी इस वक्त ये बाय इलेक्शन के परिणाम, कहा यह भी गया कि प्रधानमंत्री की टेबल तक भी बात गई, उन्होंने भी पूछा बाय इलेक्शंस के बारे में कि क्या रिजल्ट रहा, क्यों रहा, कैसे रहा। क्या
वाकई में चिंतन और मंथन दोनों की ज़रूरत आन पड़ी है? ये छोटे छोटे जो उपचुनाव आ रहे हैं ये एक अलार्म दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए ये दोनों चुनाव के रिजल्ट वेकअप कॉल हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, उसको लग रहा था कि बिहार में तो सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी से है, तो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस चुनाव में उलटफेर बांकीपुर में हो सकता है, खास करके वो सीट जिस पर कि वो 95 से उन्हीं का कब्जा था। तो दूसरा, अब जो प्रदेश अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी के, वो सीट खाली उन्होंने की थी। तो बीजेपी को शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं रहा होगा कि लोग इतना उनके खिलाफ जा चुके हैं कि इस तरह का उनको झटका लगेगा, और इसीलिए ये परसेप्शन, बीजेपी के नेता बहुत इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो पीके ने कहा था कि ये तो कहते हैं कि कुत्तों बिल्ली को वोट दे देंगे तो यहाँ से जीत जाएगा, ये परसेप्शन लोगों के मन में घर कर गया। भले किसी ने कहा हो या नहीं कहा हो, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो ये बात थी वो लोगों को चुभ गई। वो एक जो बीजेपी बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगी थी लोगों को, लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा समय आ गया है इनको सबक सिखाने का, और बिहार की जनता ऐसा समय समय पर झटका, जोर का झटका धीरे से देते रहती है, तो वो बिहार चौंकाता है। हाँ, बिहार चौंकाता है, बिहार तो चौंकाता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वहाँ के लोगों का मूड होता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर की जो जीत है ना, वो बीजेपी के लिए एक अलार्म की तरह से है। उनको ये सोचना होगा कि वो सीट जो कि इतने सालों में कभी नहीं, जो जब नीतीश और लालू साथ में लड़े थे चुनाव, 15 का चुनाव, उसमें भी बीजेपी ने वो सीट निकाली थी। तो अब ऐसा वहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ें इनको इस वक्त मुझे लग रहा है कि उनको समझ में शायद नहीं आ पाई। एक तो ये कि जो भरत तिवारी वाला एपिसोड हुआ, उससे एक बहुत बड़ा तबका, ब्राह्मण तबका जो था, वो नाराज़ था। लोग बेशक सामने आके नहीं बोल रहे थे, लेकिन नाराज़गी थी, और हमने देखा था प्रशांत किशोर खुल के भरत तिवारी के फेवर में उन्होंने बोला था, उसके घर गए थे, घर गए थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी। दूसरा मुद्दा जो बिल्कुल ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है और ये जो छात्रों वाला आंदोलन चला है, उसके बीच में ये चुनाव हुए हैं। तो वो मुद्दे जो थे प्रशांत किशोर के पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम में भी आपको याद होगा, वो वही मुद्दे लेके चल रहे थे। शिक्षा और बेरोजगारी उनका मेन एजेंडा था इलेक्शन कैंपेन का। कहीं ना कहीं लोगों को वो अपील कर गया, और जब इस तरह से चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा छात्र सड़कों पे आए हुए थे, तो वो लोगों को लगा कि ये वाकई मुद्दों की बात कर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ लोग बीजेपी से नाराज होते और बीजेपी को सिर्फ रिप्लेस करने की सोचते, तो उनके सामने आरजेडी एक विकल्प था। रेखा गुप्ता थी वहाँ कॉन्टेस्ट में, लेकिन लोगों ने आरजेडी को भी नहीं चुना। इस बार लोगों ने मुद्दे को चुना, और मुद्दे को चुन के उन्होंने, और अक्रॉस कास्ट लाइन वोटिंग हुई है, जो उनका वोट का मार्जिन है, जीत का मार्जिन है, उसे लगता है कि अक्रॉस कास्ट लाइन्स वोटिंग हुई है। अपर कास्ट का बहुत बड़ी संख्या में वोट गया है, और बाकी तो सेक्शन का गया ही है वोट उनके लिए। तो अब बीजेपी को एक नए नैरेटिव के बारे में सोचना होगा। ये जो शिक्षा और बेरोजगारी वाला मुद्दा है, जिसको कि वो जब इलेक्शन आता है तो वो पीछे चला जाता है, उसके ऊपर उनको ध्यान देना होगा। युवा बेसिकली, शिक्षा और बेरोजगारी तो अबाउट यूथ ओनली, यूथ के ही ऊपर है ये केंद्रित। तो उसके ऊपर उनको वाकई सीरियसली काम करना होगा, सोचना होगा। दतिया का जो उपचुनाव है, दतिया का उपचुनाव ये दिखा रहा है, उसमें देखिए वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को ही वापस मिली है, इसलिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया हो ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो इनकी आपस के अंदर की कलह थी वो सामने आ गई। जिस तरह से खुलेआम नरोत्तम मिश्रा नाराज हुए, टीवी पे हमें रोते दिखाई दिए, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो सारा जो इनके अंदर का जो वॉशिंग देयर डर्टी लिनन पब्लिक वाला मामला था ये, और लोगों को दिख रहा था। अब लोग वो भी चीज़ बर्दाश्त करने के मूड में शायद नहीं है, इसलिए जो कांग्रेस के जीते हैं घनश्याम सिंह, सुना है उनकी इमेज अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं पता, बट अच्छे कैंडिडेट वो माने जा रहे थे वहाँ से। अब बीजेपी के लिए ये सोचने का समय है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बिहार में तो उनकी मेजॉरिटी से इतनी मजबूत सरकार चल ही रही है, लेकिन अब लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और उस सुगबुगाहट की वजह को पहचान के इनको उसके ऊपर काम करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो ये एक टेस्ट केस की तरह आगे जाके लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें मैग्नीफाई होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी को डेंट कर उपचुनाव, दोनों जगहों के परिणाम, बीजेपी के भीतर किस तरीके की स्थिति, और दूसरा जो मैं पिछले कई समय से कई जगह जब प्रशांत किशोर को सुन रही थी तो देखा, टारगेट पर सम्राट चौधरी क्यों है प्रशांत किशोर के? देखिए, टारगेट आदमी उसी को बनाता है जिसको टारगेट बनाने में उनको लक्ष्य हासिल होता है।
अर्जुन से भी क्या कहा गया था कि आप आँख पे टारगेट करिए, शरीर तो बहुत बड़ा था। देखिए, सम्राट चौधरी बहुत कमज़ोर कड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उनको पता है कि यदि सम्राट चौधरी पर वार करेंगे तो हमें उसकी सिंपैथी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी इसीलिए सम्राट पे वार कर रहे हैं, बाकी किसी पे नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी का इतिहास रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सवर्ण विरोधी रहे हैं, चाहे शकुनी चौधरी हो चाहे सम्राट चौधरी हो। वो छवि कहीं ना कहीं उनकी निर्मित है, और प्रशांत किशोर जी का टारगेट वही है। और बांकीपुर में जो पीयूष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो है और एक संकेत है सवर्णों का, मेरा ये मानना है कि सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को ये संकेत दिया है कि यदि इसी तरह का निर्णय लिया जाता रहा तो हम नया नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं, सक्षम है, हम सक्षम हैं। बांकीपुर चुनाव को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के देख रहे। वास्तविकता ये है कि जब नाराज़गी आती है तो नाराज़गी इसी तरह के परिणाम लाती है। इसी बांकीपुर में 25 जुलाई को जब पुलिस बच्चों को खदेड़ रही थी तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही था वो, और बच्चे जब सीएम हाउस घेरने गए थे तो वो भी सीएम हाउस भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। गुस्से का परिणाम ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी की पोलिंग हार जाती है भाजपा, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनकी पोल हारती है। आरजेडी से भाजपा में आए रामकृपाल यादव जी, भाजपा उनका पोल हारती है। यानी कि करीब 400 पोलिंग में 350 के करीब पोल भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो ये सिर्फ एक गुस्सा और नाराज़गी है। अब इसको हम इस तरह से परिवर्तित करें कि ये नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नहीं। नाराज़गी तब दुश्मनी में परिवर्तित होती है जब वो क्रोध में जाती है। नाराज़गी जब क्रोध बनती है तो क्रोध फिर दुश्मनी में परिवर्तित करता है। अभी जो मतदाताओं की नाराज़गी है वो क्रोध में परिवर्तित होकर भाजपा बनाम मतदाता के बीच में दुश्मनी नहीं हुई है। तो इसलिए बांकीपुर चुनाव में हम बार बार ये कहते हैं कि वहाँ इतने स्टार प्रचारक थे। अरे वहाँ का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से चुनाव जीत रहा था वो अपने पिताजी की वजह से जीत रहा था। दूसरा एक हम नैरेटिव बनाते हैं कि भाई जो बांकीपुर सीट है वो तो कायस्थ बहुल है। यदि आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो 15% कायस्थ हैं तो 15% वैश्य हैं। तो रेखा गुप्ता भी लड़ी थी चुनाव, जमानत जब्त तो इसलिए एक जो आडंबर है कि भाई साहब वो तो कायस्थों की सीट है। 15% है, 15% वो है, 20% अन्य है, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय। तो ये सारे के सारे वोट, यानी कि वैश्य क्यों नहीं गया? वैश्य इसलिए दुखी है कि आप याद करिए कि विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार के अंदर 1 दर्जन के करीब व्यापारियों की हत्या हुई है। तो वैश्य समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना बन चुकी है कि फिर से लालू राज वापस आ गया। ये सारे समीकरण हैं, सिर्फ एक समीकरण नहीं है, और वो सारे समीकरण जुड़ रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ। तो प्रशांत किशोर जी एक को मारो सब सधे, तो सम्राट चौधरी को मार दो सब सधेगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे प्रशांत किशोर के, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे नाम बदलने का हो। जितने प्रश्न प्रशांत किशोर जी करते हैं सम्राट चौधरी उतने कदम पीछे जाते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है सम्राट चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट टारगेट दिया हुआ। बांकीपुर चुनाव पूरे राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए बहुत है, ये कहना मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। बांकीपुर चुनाव एक बुलबुला है जो उभरा है, और प्रशांत किशोर जी के जो बात है कि चुनाव लड़े, प्रशांत किशोर रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर को पता है कि कब 2 कदम पीछे जाना है और जंप करने के लिए, और कब 2 कदम आगे जाना है। उन्होंने हमेशा राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी वो जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चुनाव लड़ने की बजाय बांकीपुर का चुनाव लड़े। उस चुनाव में भी चुनाव नहीं लड़के वो चर्चा में रहे, और इस चुनाव में चुनाव लड़के वो चर्चा में रहे। तो प्रशांत किशोर जो दूसरों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, भला अपने चुनाव की रणनीति कैसे अच्छी नहीं बनाएंगे?
इसलिए बांकीपुर की जो पूरा ओवरऑल तस्वीर है वो यही है कि सारा का सारा बिहार जो है इस समय पर कहीं ना कहीं नाराज है, और नाराजगी का सिर्फ एक कारण है, सम्राट चौधरी। विनोद सर, क्या ये जो उपचुनाव के परिणाम हैं ये बीजेपी को चिंतन मंथन की ओर ले जाने के एक संकेत है, पहली चीज? और दूसरा, ये जो उपचुनाव के रिजल्ट हैं, क्या विपक्ष इसको राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा, प्लस में ले जाने के लिए अपने को? देखिए, उपचुनाव जो होते हैं आमतौर पर सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं, और ज़्यादातर उपचुनाव में जो सरकारें होती हैं जिस पार्टी की, वही जीतते हैं। उसका कारण होता है कि चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो और चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, क्योंकि मतदाताओं के मन में रहता है कि भाई सरकार तो बदलनी नहीं है इस सीट से, तो उनका झुकाव भी हो जाता है कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति जीतेगा तो कम से कम क्षेत्र के काम होंगे। और दूसरा, प्रशासन शासन भी जो है वो उसका भी एक दबदबा उन चुनाव में रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग उस तरह से तो कंट्रोल करता नहीं है राज्य सरकार को उपचुनाव में। लेकिन जब सत्ता पक्ष चुनाव हारता है तो उससे कुछ मायने होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। अतीत में भी कई उपचुनावों के से ऐसे संकेत मिले हैं। 1900 पहला उपचुनाव जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीते थे। अब सन मुझे पूरी तरह याद नहीं है, 63 था या 61 था, लेकिन नेहरू जी के ज़माने की बात है। तो वो पहला उपचुनाव फर्रुखाबाद का हुआ था जिसमें जीत के आए थे, और लोहिया जी का की उस जीत ने 1967 में जो संवित सरकारें बनी उत्तर भारत में, उसकी नींव रख दी थी। वहीं से जो है नेहरू सरकार और कांग्रेस का की नींव दरकानी लोहिया जी ने शुरू की थी हाउस में पहुँच के। उसके बाद 67 में TN सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और अपना चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन, और उससे फिर संवित सरकारों के पतन की भी पटकथा लिखी गई। इसी तरह 74 का चुनाव हुआ जिसमें शरद यादव जबलपुर से जीते थे और निर्दलीय जीते थे, और सेठ गोविंदास के पौत्र को उन्होंने हराया था। उसने फिर जनता पार्टी के गठन के बीच उस 74 के चुनाव में छिपे थे, क्योंकि सारे दलों ने, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर उनको समर्थन दिया था। VP सिंह का चुनाव, इलाहाबाद उपचुनाव, अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट, मीर जी ने भी रखी थी, उससे भी। तो इस तरह के उपचुनावों के संकेत मिलते। मैं मतलब इसका रिवर्स भी उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत जल्दी कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2018 में उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और तीनों बीजेपी हार गई थी। गोरखपुर, आपका ये फूलपुर और कैराना, और एक उपचुनाव हुआ लोकसभा के चुनाव, लोकसभा का, और एक विधानसभा का भी हुआ था नूरपुर का, वो भी हार गई थी बीजेपी। और तब हम सब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब बस 2019 में जो है बीजेपी के पतन की शुरुआत होगी। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो बांकीपुर का चुनाव है उसका, क्योंकि बिहार की जो राजनीति पिछले 90 के बाद से वो बिल्कुल एक तरह की राजनीति चल रही है। उसमें थोड़ा सा चेंज आया था जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में, और एक उम्मीदों वाली राजनीति शुरू हुई थी और बिहार का कायाकल्प भी हुआ, नीतीश जी ने किया। लेकिन 2015 के बाद जो नीतीश कुमार की राजनीति थी वो भी लगभग लालू जी के पैटर्न वाली राजनीति हो गई। अपराधों पर नियंत्रण वगैरह उनका भी छूट गया था, उनकी पार्टी में तमाम बाहुबली आ गए थे, अनंत सिंह वगैरह सब उन्हीं की पार्टी में है। तो वो जो नीतीश की यूएसपी थी वो खत्म हो गई थी, और बिहार के लोग इसको लेकर के नए विकल्प की तलाश में थे। उनको लगता था कि NDA में भी आप वही चेहरे, RJD की में वही चेहरे घूम फिर के इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते हैं, सम्राट चौधरी भी वही चेहरा है। तो बांकीपुर चुनाव के जरिए प्रशांत किशोर का जो रिवाइवल हुआ है, मैं रिवाइवल इसलिए कह रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। 4% वोट उनको मिला था और एक भी सीट नहीं मिली थी, और बांकीपुर में भी उनका नतीजा देख लीजिए कितने वोट थे उनकी पार्टी के। लेकिन इस बार एक तो बीजेपी कैंडिडेट से नाराजगी, और दूसरा उनको लोगों को लगा कि इन मुद्दों पर वोट अगर करेंगे तो हो सकता है एक नया विकल्प बने बिहार में, और बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। अभी वो बन गया है कि नहीं बन गया है ये कहना मुश्किल है, प्रशांत किशोर के कौशल पर निर्भर करेगा। लेकिन एक विंडो ये जरूर खुली है कि प्रशांत किशोर विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, और एक बात मैं कहूँ, प्रशांत किशोर की पार्टी से दलबदल नहीं हुआ है। चुनाव हारने के बाद भी जन सुराज के पदाधिकारी एक आध को छोड़ पर बात करूंगी सर, दोबारा एक दो को छोड़ के सब जो है साथ में हैं। तो ये एक संभावना बन सकती है कि बिहार की राजनीति में हम भविष्य में काफी कुछ देखेंगे। सर, दोनों सीटों के उपचुनाव के परिणाम, और मैं चाहूंगी थोड़ा सा बांकीपुर की बहुत ज़्यादा बात हो गई, जो मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश है उसकी 30,000 से उसकी वहाँ जीते भीतर हैं की दोनों। राजनीति और जो कलह हमने देखने मिली, स्क्रीन पर भी हम देख रहे हैं नरोत्तम रोने लग रहे हैं, फिर उनके समर्थक जो है हंगामा कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि क्या संगठन पर फिर से एक बार सोचने की जरूरत है उन दो बड़े राज्यों में जहां की चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचना तो भारतीय जनता पार्टी को तीनों ही राज्यों में चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचेगी तो वो कांग्रेस बन जाएगी। जिस तरह की हार की समीक्षा कांग्रेस में होती है और जिस तरह की हार की समीक्षा भाजपा में होती है, वो अंतर है, इसीलिए भाजपा भाजपा है। और अगर दतिया की हार के बाद कांग्रेस के भाजपा के सारे पदाधिकारियों को हटा दिया गया है तो ये केवल शुरुआत है, लेकिन उनको हटा देने से, और दिल्ली में भी हलचलें तेज हैं ही, उस चाहे वो पहले 8 बार कांग्रेस की सीट रही हो और केवल नरोत्तम मिश्रा के आने के बाद जीते हों, लेकिन अगर आपकी पूरी मशीनरी, इतने केंद्रीय मंत्री, इतने नेता, इतने संगठन, इतना संघ मिलके भी, और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भी ये आश्वासन कि वो चाहे टिकट ही कटा हो, इसलिए कटा कि सर्वे में उनकी हार तय हो गई थी, तो उसके बावजूद अगर आशुतोष तिवारी नहीं जीते हैं तो वो चिंता का विषय तो है ही है। 7,700 से वो जीते थे और ये 6,100, मतलब 1,700 वोट अगर मिले हैं तो क्या 1,700 वोट अतिरिक्त हासिल करने के लिए आपने सारी मशीनरी और प्रतिष्ठा में दांव पर लगाई थी क्या? बल्कि आपको तो एक सीट और बढ़ाकर ये बताना था कि कैसे वो कांग्रेस की जो सीट थी सिर्फ 2 बार नरोत्तम मिश्रा की वजह से नहीं आई, वो भाजपा की वजह से आई। बिल्कुल सही। मांजलपुर में भी आपका जो 30,000 की लीड है वो कम हुई है। दूसरा, वहां 30,000 से आप जीते हो, यहाँ एक जगह 19,000 से हारे हो, एक जगह 6,000 से हारे हो, तो आपकी कुल मिला के 25-26,000 की ये हार है। दतिया में जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो कांग्रेस की जीत से ज्यादा भाजपा की हार है, और इसीलिए उसकी उसी तरह की समीक्षा भाजपा में होनी चाहिए, हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कि ठीक है वो तो कांग्रेस की ही सीट थी और अब क्या हो गया, हार गए तो हार गए मानकर आगे चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। फिर वो वैसी कांग्रेस हो जाएगी जहां पर कितने भी मैच हार जाओ, कितना भी कुछ हार जाओ, ना कप्तान बदलता है, ना उप कप्तान बदलता है, ना टीम बदलती है, ना बॉलर बदलता है, ना बैट्समैन बदलता है। अगर भाजपा इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो चिंता का विषय भाजपा के लिए होगा, वरना तो जैसे कांग्रेस है, कितनी हार हो जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा भाजपा के लिए हो जाएगा। बांकीपुर की चूंकि चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बांकीपुर की भी जो भारतीय जनता पार्टी की हार है वो महत्वपूर्ण इसलिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी खाली की हुई, वो 51,000 वोटों से जीते थे और टोटल 44,000 वोट मिले हैं। मतलब जितने वो जीत का अंतर था आपका, उतने कुल वोट भी नहीं पाए हो आप। वोट भी नहीं मिले। ये अगर चिंता का विषय नहीं है तो क्या चिंता का विषय होना चाहिए फिर? ये बात ठीक है कि ये बांकीपुर जो पहले पटना पश्चिम थी, ये सीट चौंकाती रही है और कृष्णवल्लभ सहाय मुख्यमंत्री रहते हुए वहां से हार गए थे, और वो 59 साल पहले का मामला था, लेकिन 30 साल से तो ये सीट पूरी तरह से आपके पास थी। और जितने अंतर से आप पिछली बार जीते, उतने वोट भी अगर आपका कैंडिडेट नहीं पा रहा है तो आपको देखना सोचने की जरूरत है। दतिया में आप देखिए जो क्या हुआ है, खुद नरोत्तम मिश्रा के जो बूथ है वहां से आप हार गए हो। जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती है और गांवों में जो पुराना कांग्रेस का वोटर था उसको तोड़ने में अपने सब संघ वगैरह, उल्टा हुआ है। शहरों में कांग्रेस को सारे वोट मिले और भाजपा अगर जो कुछ वोट पाए भी हैं तो उन्होंने गांव की सीटों से पाए। तो इसका जो सूक्ष्म आकलन है वही बताता है कि तीनों ही सीटों पर भाजपा को मंथन करना है, लेकिन खास तौर पर दतिया और बांकीपुर दोनों का मंथन होगा। इसमें बांकीपुर का बड़ा इसलिए होगा कि दतिया में तो चलिए पूरे राज्य की और सभी बड़े नेताओं की और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से क्या भीतरघात होगा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति थी। लेकिन बांकीपुर में तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और इतना आपने ताकत भी झोंकी, क्या आपने हल्के ले लिया? पहली बार तो कैंडिडेट ही ऐसा खड़ा कर दिया जिसको बदलना पड़ा। एक सिन्हा के बदले फिर आप दूसरा सिन्हा ले आए, तो सिन्हा आप इसलिए लाए कि कायस्थ वोटरों की, सही कह रहे थे कि आपने कायस्थ वोटरों का बहुमत मान लिया वहां पर। लेकिन जो सवर्ण वोटों की नाराजगी है, और हम इस पर चर्चा आगे भी करते रहने वाले हैं, वो केवल बांकीपुर का या बिहार का मामला नहीं है। आज अगर दतिया का भी मामला है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव उस मुद्दे को भुना रहे हैं तो उसके स्वर आपको दतिया और बांकीपुर में सुनाई दे चुके हैं। इन स्वरों को सुनना नहीं सुनना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उपचुनाव के जो भी परिणाम आए निश्चित तौर पर उस पर बहुत विस्तार से चर्चा भी हो गई। बीजेपी को चिंतन मंथन की जरूरत है और एक अलार्मिंग जो है कॉल इसे कह सकते हैं इस परिणाम के बाद। लेकिन ये जो परिणाम आए इसके बाद देश भर में एक चेहरे की चर्चा हुई जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी उस ओर इंगित कर रहे थे, प्रशांत किशोर, पीके का राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है? क्या वाकई में पीके अब तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार की जनता को दिखने लगे हैं? इसी पर छोटी छोटी बातचीत हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे। मैम, रोहिणी आचार्य का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि
बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता है, लेकिन जीती वहां से बीजेपी ही है। क्या आरजेडी अब ये नैरेटिव बनाने में कोशिश करेगी या लग जाएगी कि बी टीम है प्रशांत किशोर बीजेपी की? नहीं, वो तो मीसा भारती ने भी कहा था कि कुत्ता बिल्ली का लड़ाई ये कह रहे थे, उसमें लोमड़ी जीत गई। तो आरजेडी का तो रुख यही है कि पीके उनकी बी टीम है, और उसकी वजह यह है कि शायद पीके बहुत लंबे समय से इन लोगों के साथ, इनके कैंप में थे जुड़े हुए, पहले मोदी जी के साथ, फिर नीतीश कुमार के साथ। तो इसलिए वो ये भाई अपनी हार के लिए जस्टिफिकेशन तो हर पार्टी ढूंढती है, तो इन लोगों को भी ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन जो आप पीके की बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि पीके, देखिए, नेशनल लेवल पे वो चेहरा बने या ना बने और उसका फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, बहुत अर्ली है अभी कहना। बिहार में उनकी प्रेजेंस जरूर फील अब होगी, हम आगे देखेंगे। हालांकि बिहार में अभी चुनाव दूर है, लेकिन पीके ने एक मजबूत अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है बिहार में। और बिहार का जो एजेंडा है, अगर वो करवट लेता दिखाई देगा, तो जो भी नेक्स्ट चुनाव बिहार में होगा, और नेक्स्ट चुनाव अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो एजेंडा जो बदल रहा है, करवट ले रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। जो पीके ने एक जो दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज़ के अगेंस्ट जाके जो एक शिक्षा, बेरोजगारी पे फोकस करके कैंपेन किया है, और जिस तरह की पॉलिटिक्स, कास्ट के परे जाके वो कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो सारे उनको वर्गों का मिल रहा है सपोर्ट। तो अगर ये करवट लेती है बिहार की जनता, तो ये आगे लोकसभा चुनाव में हमें देखना होगा कि उसका क्या परिणाम होता है। जो बीजेपी, जो कांग्रेस और बाकी जो आरजेडी वगैरह का रवैया है, पीके को पता नहीं वो कितनी प्रोमिनेंस देंगे। हम देख रहे हैं ओवैसी बहुत टाइम से उनके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, और ये लोग ओवैसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो अब आरजेडी और कांग्रेस उनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये तो दूर की कौड़ी है। शायद उनको लगेगा कि उन्हीं के वोट बैंक पे ये कब्जा करके बैठ जाएंगे, इसलिए वो शायद उनको अपने साथ ना लें और उनको बीजेपी की बी टीम हमेशा बताते रहें। लेकिन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, मुझे नहीं लग रहा है कि पीके की पार्टी का अभी बहुत कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। और अगर इम्पैक्ट होगा, अगर एजेंडा उनकी वजह से शिफ्ट हुआ, तो उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को डेफिनेटली मिलेगा, खास करके कांग्रेस को और जो भी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिलेगा। तो पीके का एक तरह से जो घंटी बजा दी है पीके ने एक तरह से, कि मुद्दों पे बात करो, एजेंडे पे बात करो, और वो घंटी अगर बाकी चुनाव में भी जनता सुनने को उत्सुक होगी, तो उसका, वो दूसरे पार्टियों को उसका बेनिफिट मिल सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में। राकेश सर, 2030 में बिहार का चुनाव होगा, क्या 2030 में पीके विजय जैसी स्थिति में आपको दिखते हैं, अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रहे और इसी तरीके से बिहार की जनता के बीच में विकल्प के रूप में दिखते रहे? क्योंकि उन्होंने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में बोला भी कि केजरीवाल से मेरी तुलना क्यों, विजय से क्यों नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर की जनता इसलिए नहीं जिताई कि उनको आगे चल के उसने मन बनाया कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता ने इसलिए जिताया है कि एक ऐसा योद्धा है जो सम्राट चौधरी के सामने सीना तान के खड़ा हो सकता है, उनसे सवाल कर सकता है और उनको ठोक सकता है। क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव की भूमिका बहुत सीमित हो गई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद और विपक्ष में आने के बाद अपने आप को अलग कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि बिहार में अब किसी तरह की चुनौती या कोई विपक्ष है ही नहीं है। तो बिहार की जनता को, मैं सिर्फ बांकीपुर की नहीं, बिहार की जनता को लगा कि नहीं, हमको एक रास्ता मिला है बांकीपुर से कि हम एक अच्छा विपक्ष खड़ा कर सकते हैं। और उसी नब्ज को समझ के ही प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव लड़ने गए, क्योंकि वो समझ गए थे उस चीज़ को, और भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई थी कि नाराज़गी है, और उस नाराज़गी के चलते यदि हम कोई अच्छा सिक्का उतारेंगे तो वो खोटा हो जाएगा, उससे अच्छा है खोटा सिक्का उतार दो। तो उन्होंने खोटा सिक्का उतार दिया। और प्रशांत किशोर को जिताने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि बिहार में सम्राट चौधरी के सामने एक हमें अच्छा विकल्प चाहिए, एक चुनौती देने वाला नेता चाहिए जो विधानसभा के अंदर भी चुनौती खड़ी कर सके और सड़क पे भी चुनौती कर सके। क्योंकि प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब देने की स्थिति में सम्राट चौधरी नहीं है, तो सारा का सारा जो बिहार है उसकी बड़ी उम्मीदें प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को जिता के विधानसभा भेजा है कि अब आप अपनी भूमिका निभाइए नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और प्रशांत किशोर उस भूमिका को बेहतर तरीके से निभाते हुए दिख रहे हैं। और आगे भी उन्होंने मैसेज किया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं ही रहूँगा। एक छोटी सी कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन लगता है वो कहावत बिहार में
नहीं चलेगी। गलत दिख रही है। अकेला चना ही भाड़ फोड़ सकता है। पीयूष सर, ये प्रशांत किशोर का इतना तेजी से बिहार की जनता के बीच जगह बना लेना, क्या लग रहा है कि आरजेडी का अस्तित्व अब एकदम से खतरे में? नहीं, देखिए एकदम से खतरे में तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बांकीपुर के चुनाव ने ये दिखाया है कि आरजेडी का भी जो एक वोट है, चाहे यादवों का हो, मुस्लिम वोट हो, वो शिफ्ट हुआ है पीके की तरफ। ये है, लेकिन देखिए ये बांकीपुर का चुनाव अपने आप में एक चुनाव ऐसा है कि जिसमें सभी विपक्षी दलों ने जो है एक तरीके से गिव अप कर दिया था और पीके को बीजेपी के सामने लाके खड़ा कर दिया था। तो अगर हम देखें जो खबरें आ रही हैं कि लगभग सभी दलों ने, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने, कांग्रेस के यहाँ खबर आ रही है कि कांग्रेस ने भी जो है एक दबे मन से पूरा कैंपेन नहीं किया पक्ष में आरजेडी के उस पर, और ये शिफ्ट करवा दिया पूरा पीके की तरफ, जो है जो भी उनका अपना वोट बैंक था उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि पीके को आप देखें कि वो इमर्ज कर सकते हैं आगे चल के। पीके ने एक्चुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, या कह लीजिए अपनी एक वहाँ पे पहचान और अपनी एक प्रेजेंस को उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले ही, जब 1.5 साल वो पूरा दौरा उन्होंने किया। आपको याद होगा कि जेनजी तो अभी एक आंदोलन शुरू हुए हैं, उस टाइम में जो उनकी सभाओं में भीड़ होती थी वो यही युवा लोग होते थे, जो बेरोज़गारी, जो पलायन, इन सब के मारे जो लोग थे। और एक बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये एक कुछ कमाल कर देंगे। हालांकि हमने उल्टा देखा कि तमिलनाडु में कमाल हुआ विजय के द्वारा, और प्रशांत कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया उसके माध्यम से। और मुझे लगता है बांकीपुर में वही उनको बहुत कुछ जो है कि, और ये जंजी का जो आंदोलन हुआ उससे एक माहौल बना है, और आप भरत तिवारी का ले ली तमाम। लेकिन प्रशांत किशोर, एक जो गैप वहाँ नीतीश के जाने के बाद एक जो गैप वहाँ आया है, मुझे लगता है उसको भरने की वो कोशिश करेंगे, और जनता भी शायद कहीं नहीं, उनमें वो एक चेहरा देखना चाह रही है कि हाँ, कि ये एक असर्टिव भी हैं, मुद्दे उठाते भी हैं, जनता के मुद्दे हैं, खासकर युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, और भिड़ भी जाते हैं वो उसको लेके। और सम्राट चौधरी पे तो उनका एक तरफा पूरी तरीके आक्रमण है ही है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को एक रिकॉग्निशन जनता वहाँ धीरे धीरे दे रही है वहाँ पे, लेकिन कितने वो सफल हो पाएंगे, हाँ, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एकदम से तो इमर्ज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ वो जो है कि बदलाव ला पाएंगे, अपनी सीटें बढ़ा पाएंगे। डिपेंड करता है वो कि अभी किस तरह के विधानसभा में किस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, किस तरह से वो कॉन्फ्रंट करते हैं सरकार को, और ग्राउंड में किस तरह से वो काम करते हैं, अपने संगठन को लेके खुद दौरे करते हैं कि नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उनके लिए अच्छी चांसेस हैं कि अगले विधानसभा चुनाव के समय में वो एक कहीं न कहीं एक बड़े नेता के रूप में और अच्छी संख्या में विधायकों को लेके आ सकते हैं। ये एक उनका एक वहाँ पे ग्राउंड वर्क बन रहा है धीरे धीरे, और ये चुनाव ने, बांकीपुर के चुनाव ने उनको दिखा दिया है किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कैंडिडेट बहुत कमज़ोर था और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे पूरा कैंपेन किया, और उनका ये ट्रेडिशनल जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बावजूद जो है पीके ने काफ़ी उनको एक अच्छी मात दी, अच्छी खासी मात दे दी वहाँ पे। तो ये दिखाता है कि वहाँ पे पीके को लोग, बिहार के लोग, अब वो जो है कि उनके मुद्दों से सहमत हो रहे हैं, और उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है लोगों में धीरे धीरे पैदा हो रहा है। ठीक, मीर सर, बिहार के ही हैं, आपने अभी उसके पहले बताया था, बिहार के लोग प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं 2030 के लिहाज से? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि जो चुनावी मशीनरी है वो प्रशांत किशोर को पता है कि कैसे यूज़ करनी है। वो बीजेपी की भी चुनावी मशीनरी जानते हैं, वो जेडीयू की भी चुनावी मशीनरी जानते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि वो इन दोनों का मिक्स करके अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे? देखिए प्रज्ञात ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार के रहने वाले, मतलब मेरे नहीं, किसी भी बिहारी से आप पूछिए, बिहारी को छोड़ दीजिए, बाहर निकल के पूछिए, तो उसके पास कंपैरिजन करने के लिए दो पैमाने हैं। हमारा पिछला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब जो है हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। तो आप दोनों को जैसे ही तौलते हो, तो नीतीश कुमार पे सिवाय इसके कि अपॉर्चुनिस्ट कि सत्ता के लिए बाएं दाएं होते रहे, इसके अलावा बाकी किसी से पूछिए, कोई भी आरोप आपका स्टैंड नहीं करेगा, ना भ्रष्ट थे, ना ये था वो था, कोई इसी तरह का नहीं। विकास किया, सब कुछ किया, वो पार्ट हटा दीजिए। उसके उलट सम्राट चौधरी पे वो सारे जो हो सकते हैं आरोप, वो लगातार लगते रहे हैं, और लगाने के लिए सबसे फोरफ्रंट आगे आके जिस किसी ने काम किया वो प्रशांत किशोर थे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी ने ऐलान किया कि वो बनेंगे, प्रशांत किशोर से ज़्यादा खुश कोई नहीं होंगे, इसलिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर की राजनीति जो है और लहलहा जाएगी। अगर कोई और होता तो वो किसको अटैक करते? अभी भी आप उनकी भाषा देखिए, वो कहते हैं कि इसको हटा दो, बीजेपी में एक से बढ़ के एक बढ़िया लोग हैं, उसे बना दो। यानी कि बीजेपी के लिए वो उतने ज़्यादा, इसको वेनम या कह लीजिए जहर उगलना, वो नहीं, लेकिन इनके लिए सम्राट चौधरी को तो किसी कीमत पे बख्शने वाले हैं नहीं। तो जो बिहार के लोगों के मन में जो थोड़ा चलता है कि कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ सम्राट चौधरी, उस चीज़ को पकड़ के वो लगातार खींच के ऊपर जा रहे हैं और ये उनके लिए मददगार हो रहा है और ये होगा। अब सवाल उठता है, आपने कहा कि बीजेपी की रणनीति और जेडीयू दोनों की मशीनरी वो जानते हैं कि किस तरह से पार्टी काम करती है। मैं अभी पहले बोल रहा था ना कि अब तक प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति में पैसा और जो पेड कार्यकर्ता जिसको मैं कहता हूं, उसका बहुत बड़ा रोल था। आप ले आइए पेरोल पे काम करने वाले लोग आपके लिए काम। ये पहला चुनाव है जिसमें ग्राउंड पे बिना पैसे के उनके लिए काम करने वाले लोगों की तादाद थी और उसी के बूते वो जीते हैं। अगर इस चीज़ को वो ट्रांसलेट आगे करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, आने वाले दिनों में इसी तरह अगर वो बढ़ाएं अपना, जो कि जेन्युइनली जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए आगे काम कर रहे हों या काम करें, तो प्रशांत किशोर एक ऐसे रेकॉर्डिंग फेस या फिगर या चेहरा बिहार में होंगे जिसके प्रति लोग उम्मीद से लगातार देख सकते हैं कि 2030 तक। क्योंकि बिहार में जो विजय की बात आप कर रहे थे ना, इस तरह का करिश्माई चेहरा आज तक तो बाहर हमने देखा नहीं कि कोई आया, और बिहार की जनता ऐसे करिश्माओं पे यकीन भी नहीं करती। बहुत सारे फैक्टर आ जाते, कास्ट के अंदर सब कास्ट, इसलिए वो नहीं। अगर होना होता तो प्रशांत किशोर इसी बार हो गए होते, उनका नतीजा कुछ और। तो वो विजय वाला करिश्मा होने वाला नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए अभी जो पॉलिटिकल बिहार का सिचुएशन है पूरा कंड्यूसिव है कि वो विपक्ष में जो एक आदमी खड़ा होकर लगातार सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल पूछे, वो जगह है। और अगर वो ग्राउंड के कार्यकर्ता अपने लिए बिना पेट, जो उनके लिए समर्पित होकर काम करे, अगर उसको वो पूरी तरह से जोड़ सके तो 2030 के लिए, उससे पहले 29 में भी जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब तक वो एक अच्छे फिगर या अच्छे फोर्स या ताकत बिहार में हो सकते हैं। विनोद सर, पीके का बढ़ना, प्रशांत किशोर की पार्टी का बढ़ना, इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ऑफर जाना और विपक्ष का बिहार में खासतौर से एक बड़ा चेहरा होना, क्या 2029 में लोकसभा के चुनाव और 2030 में बिहार के चुनाव विपक्ष को एक बड़ा मजबूत जो ज़रूरत थी मुखर नेता की, वो प्रशांत किशोर दिखते हैं क्या? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में किसी फिनोमिना से नहीं आए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल एक फिनोमिना से आ गए थे, अन्ना आंदोलन हुआ और एकदम से उनकी ख्याति हुई और उसके बाद पार्टी बनाई और मैदान में आ गए और कैंपेन, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार यूपीए के ऊपर की थी, मनमोहन सिंह, उसको लेके तमाम सारे सवाल थे, तो वो सब उनको फ़ायदा मिला। प्रशांत किशोर ने, एक तो बिहार के हैं वो, नंबर एक। दूसरा, राजनीति में आने से पहले 2015 का चुनाव उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को मिला करके महागठबंधन बनवाया और उस लड़ाया, पूरी स्ट्रेटजी थी। उसके बाद वो जेडीयू में रहे, जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर जेडीयू से निकले। फिर कोविड के समय जब नीतीश कुमार की सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी और बिहारी मजदूर प्रवासी परेशान थे, तो उन्होंने बड़ा मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध किया था। वहीं से नीतीश कुमार और उनके बीच में दरार पड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने, जब कांग्रेस के साथ उनकी लंबी चौड़ी बात हुई, 6-6 घंटे की मीटिंगें हुई, 8-8 घंटे की, और बात बनी नहीं, तो उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि उनको अकेले राजनीति करनी है बिहार में। और उसके बाद वो बिहार चले गए, पूरे बिहार पूरा घूमे, गांधी जयंती के दिन से यात्रा शुरू करके 30 जनवरी से शुरू करके 3-3.5 साल तो बिहार पूरा, उसके बाद पार्टी की घोषणा की और पूरा बिहार उन्होंने मत डाला। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा बिहार का जहां प्रशांत किशोर गए ना हो। तो प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान सोशल मीडिया उसके जरिए जो बनाई सो बनाई, लेकिन बिहार के गांव-गांव में उन्होंने अपनी पहचान व्यक्तिगत उससे बनाई है। तो ये मेहनत उन्होंने की है। ठीक है, नतीजे उनको विधानसभा चुनाव में नहीं मिले जिसकी उनको बहुत उम्मीद थी, और वो उनकी गलती थी उनको चुनाव न लड़ना। अगर वो चुनाव लड़ जाते विधानसभा चुनाव तो बेहतर होता और नतीजे बेहतर आते। मैं नहीं कह रहा वो सरकार बन जाती, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छी सीटों और अच्छे परसेंटेज के साथ सामने आते। अब वो गलती उन्होंने सुधारी, बांकीपुर का चैलेंज लिया। तो बिहार में पहचान तो उनकी है, अब वो पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार में जो कास्ट इक्वेशन है, देखिए जाति इस देश का सच है,
समय के साथ साथ हम लोग भले बात कहें कि जाति से ऊपर उठ के, उसके ऊपर से उठ के, लेकिन बाद में आता क्या है कि सम्राट चौधरी से नाराज। सम्राट चौधरी से क्यों नाराज? सम्राट चौधरी ओबीसी, अपर कास्ट बीजेपी का कोर वोट, तो जाति का फैक्टर तो रहता है, इसलिए जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार में जो 14% अपर कास्ट है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, बनिया वहाँ बैकवर्ड माना जाता है, वहाँ की सूची में है। वो 14% प्रशांत किशोर की नज़र उस पर है कि पहले राउंड में वो उस 14% को अपने साथ जोड़ें। अगर वो जुड़ जाता है, बांकीपुर ने एक रास्ता दिखाया है, अगर वो जुड़ता है और बीजेपी सम्राट चौधरी को कंटिन्यू करती है, अगर बीजेपी कोर्स करेक्शन करके मुख्यमंत्री बदलती है और किसी बेहतर चेहरे को लाती है तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल होगी फिर। लेकिन अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को ही कंटिन्यू करती है तो प्रशांत किशोर का रास्ता आसान होगा। और ये मैं बता दूं, आरजेडी क्यों परेशान है? आरजेडी परेशान ये है कि जिस दिन प्रशांत किशोर के साथ अपर कास्ट वोट जुड़ेगा बिहार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, उस दिन मुसलमान फिर आरजेडी के साथ नहीं रुकेगा, वो इधर आ जाएगा, क्योंकि वो मजबूरी में है वहाँ पर उनके साथ। तेजस्वी यादव ने 2020 में जरूर मेहनत करके अपनी एक जगह बनाई थी, लेकिन 2025 के चुनाव में जिस तरह से उनका वो हुआ है, डिबेकल हुआ है, और उसके बाद इस चुनाव में वो मतलब जनता के बीच अभी अब उनको लग रहा है, इसलिए अब देखिए वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, इसको लेकर के जो छात्रों में हुआ, ये सब सारे कवायद कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो है बांकीपुर चुनाव में दोनों के वोटों में सेंध लगाई है, आरजेडी के वोटों में भी और बीजेपी के वोटों में। और अगर ये इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ा ले गए तो मत भूलिए कि जेडीयू का जो वोटर है, जो अति पिछड़ा वोटर है, पसमानदा वोटर है, वो भी अगर प्रशांत किशोर की तरफ चल पड़ा तो 2030 के चुनाव में एक बड़ी फोर्स होंगे वो। और कांग्रेस का क्या है, जब तमिलनाडु में स्टालिन को छोड़ दिया, 30 साल का पुराना, इतना पुराना उनका जो है अलायंस झटके में, तो आरजेडी को छोड़ने में क्या हुआ? वैसे भी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी इस बात के फेवर में है कि आरजेडी से अब बहुत हो गया, अब आप जो है नए रास्ते देखिए। तो अपने दम पर तो कांग्रेस बिहार में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। अगर प्रशांत किशोर के साथ कोई इक्वेशन बनती है तो वो भी उधर चल जाएगी। पीके का राजनीतिक भविष्य, 2030 का बिहार का चुनाव, और क्या वो सेंध लगाने वाली जो एक टैक्टिस होती है वो पीके अब जान चुके हैं इस परिणाम के बाद? हम लोग राजनीति में परिणामों को लेकर बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। मुझे लगता है बांकीपुर की वजह से वो पूरे बिहार में छा जाएंगे और पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता बन जाएंगे, ये मानना तो बहुत जल्दबाजी होगी। फिर मुझे वही अभी इस चुनाव के बाद भी जो महारानी वेब सीरीज आई थी उसका जो डायलॉग था ना, जब जब आपको लगता है कि आपको बिहार समझ में आता है, बिहार आपको चौंकाता है। और बिहार में ये चौंकाने की जो ताकत है वो दरअसल भारतीय मानस की भी ताकत है। वो पूरे भारत का जनमानस ही ऐसा है, वो इंदिरा गांधी को भी हरा देता है और फूलन देवी को भी जिता देता है, शहाबुद्दीन जेल में बैठे बैठे जीत जाते हैं और मधु दंडवते चुनाव हार जाते हैं। ये भारत की राजनीति की तासीर है, इसीलिए कोई भी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर प्रशांत किशोर सर्वमान्य नेता होते और इतने समय से खदबदाहट होती कि किसी सवर्ण को आगे लाना है, तो 238 चुनाव पर सीटों पर चुनाव लड़ने वाले वो 236 पर उनकी जमानत जब्त नहीं होती। कुछ 3.2% उनको वोट मिला था। केवल 2 सीटें ऐसी थी जहां पर जमानत जब्त नहीं हुई थी जनसुराज पार्टी की। तो ऐसा होना होता तो कुछ 15, 20, 25, 50, 8, 10 कुछ तो सीटें आई होती। हाँ, लेकिन उसमें उनका चुनाव न लड़ने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया, क्योंकि जब लीडर ही पीछे हट जाएगा, नेता ही पीछे हट जाएगा, तो पीछे लोग हटेंगे। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह का जाति का, जो प्रशांत जी, पूर्णिमा जी सब आते हैं, बिहार को समझते हैं, वो किस तरह के कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, किस तरह के लोगों को सामने लाते हैं और हर सीट पर किस तरह का गणित जमाते हैं, ये बहुत और वो इस तरह का गणित दूसरों के लिए जमाते रहें। लेकिन स्ट्रेटेजी हेड होना या स्ट्रेटेजी को निर्धारित करना और खुद लड़ना, भाई जो शिव खड़ा लोगों को बड़े बड़े प्रवचन देते रहे, ज्ञान देते रहे, मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहे, वो खुद तो चुनाव हार गए ना अपना। तो जो खालिद महमूद टाइम्स ऑफ इंडिया में सारी फिल्मों की समीक्षाएं लिखकर उनकी धज्जियां उड़ाते रहे, उन्होंने खुद फिजा फिल्म जब बनाई तो उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। ऐसा ही कुछ जनसुराज पार्टी के साथ तब हुआ जब बिहार में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन उसको उन्होंने लौट दिया कि बांकीपुर में जमीन तैयार थी, उन्होंने सही समय पर बीज बो दिए। बहुत सारी जो नाराजगियां और खदबदाहट थी उसका उन्होंने फायदा उठाया और वो खुद एक अब जनप्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। ये सारे स्वर बिल्कुल सही है कि वहां पर दरअसल विपक्ष का कोई स्वर ही नहीं था। तेजस्वी वो भूमिका निभा नहीं पा रहे थे। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार के कार्यकलापों पर उंगली उठा सके, और खास तौर पर अगर वहां मुख्यमंत्री को लेकर कोई नाराजगी है, उनके चेहरे को लेकर नाराजगी है, तो उस नाराजगी को कौन भुनाएगा?
उस तरह की किसी के पास ताकत, किसी के पास आवाज़ और उसके पीछे खड़े हुए लोग भी तो हों। नीतीश के मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद ये पहला चुनाव था और उस पहले चुनाव ने बता दिया है कि उनके रहते रहते एक जिस तरीके से जनता उनके पीछे खड़ी थी और उनके और भाजपा के गठजोड़ को महत्व दे रही थी, यहाँ तक कि वो जब लालू से जुड़े तब भी वो महत्व उनको मिल गया, अब वो महत्व भी कमज़ोर हो रहा है। और बांकीपुर की हार को ये मान लेना कि प्रशांत किशोर एकदम से बिहार के सर्वमान्य नेता बन जाएंगे, ये तो गलत है। लेकिन हाँ, वो शुरुआती उम्मीद उनको मिल गई है जिसकी वजह से वो राजनीति में 3.5 साल पहले उतरे थे। उनको ये भी समझ में आ गया कि चुनाव केवल टैक्टिक्स और सोशल मीडिया से नहीं, जगह जगह उन्होंने जो मोहल्ला समिति की बैठकें ली हैं, मोहल्ला समिति में जा जाकर जो उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर बातें की हैं, उसी की प्रतिध्वनि उनकी जीत में सुनाई देती है। इस स्टडी को वो चुनावी रणनीति के कार के होने के नाते आगे भी अपनी पार्टी के लिए उपयोग में लाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ से वो और बड़ी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। तो पीके का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन निश्चित तौर पर पीके खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सम्राट चौधरी पर जमकर हमलावर भी हैं। उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर बीजेपी को चिंतन मंथन की ओर ले जाते हैं और उनके लिए एक चेतावनी भी है, जैसा कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा। राजनीति से जुड़ी, खेल से जुड़ी, अपराध से जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। खबरों के खिलाड़ी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सब बने रहिए अमर उजाला .com के साथ। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।